हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आजाद अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और पढ़ाई में व्यस्त रहना तो एक विद्यार्थी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो आशा ये भी करते हैं कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो हमने पिछली कक्षा में संविधान सभा से जुड़ी हुई समितियों पे बात कर ली थी और आज हम लोग जो अनुसूचियां हैं, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। तो हम संविधान के भाग और अनुच्छेदों पे बाद में चलेंगे और हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो अनुसूचियों पे पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में या मूल संविधान में जितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 4 जोड़ी गई हैं। तो जो कोई चीज़ संविधान में जोड़ी या घटाई जाती है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है और वो किन किन संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी अनुसूचियां जुड़ी या उनमें कौन कौन से प्रावधान जुड़े, आज हम लोग यही सब देखेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि आज की क्लास वैसे भी थोड़ा सा लंबी होगी। थोड़ा सा लंबी का आशय मेरा ये है कि लगभग 1 घंटे तक चल सकती है, परंतु ये भी मैं आपसे एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसी क्लास में अनुसूचियों से बनने वाले सारे प्रश्न और उसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे में रहती हैं और उसको जो है बाहर से आदमी देख नहीं पाता है, तो उस पे भी मैं आप लोगों का ध्यान ले चलूँगा कि हाँ, इस अनुसूची में ये बात कही गई है और इसका एक आशय ये भी है कि यदि इसमें ये प्रावधान है तो इसमें क्या नहीं है, वो आप समझ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जो है कहीं न कहीं अपवादों के तथ्यों से ही निकाल के आपके सामने रखे जाते हैं और हम लोग एकदम नॉर्मली पढ़ते हुए चलते हैं कि जो है ये ऐसा है, फिर उसके बाद वो है। आप लोग जैसे देखते होंगे कि भारत के संविधान में जो दूसरी अनुसूची है, उसमें जो है क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि अरे दूसरी अनुसूची, ये तो बड़ी सिंपल बात है। दूसरी अनुसूची में भैया वेतन है। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या इसमें जो वेतन है तो संवैधानिक पदों पे आसीन जो पीठा अधिकारी हैं या जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं, उनकी जो है वेतन की बात अनुसूची 2 में रखी गई है। तो क्या उपराष्ट्रपति आपका संवैधानिक पद नहीं होता है? वो भी होता है। तो क्या उसके वेतन का जिक्र भी उसमें किया गया है? तब आप कहेंगे किया ही गया होगा, परंतु नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। और क्यों किया गया है, किसके शपथ का प्रावधान यहाँ पे है, किसके शपथ का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, तो इन सारे तमाम जो अन्य तथ्य हैं जो कहीं न कहीं परीक्षा में आपके सामने आने से जो है थोड़ा सा हम लोग असहज महसूस करने लगते हैं, तो हम इन सारे प्रश्नों को भी एकदम सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। तो आप लोग आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर वैसे नहीं तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जब संविधान बन गया तो हम लोग देखते हैं जब संविधान बन के तैयार होता है तो उसका फाइनल डिजाइन जो होता है उसमें क्या होता है कि 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां होती हैं। तो हम लोग इन पे जो है बाद में चर्चा करेंगे, ये अगली क्लासों में हम लोग इनको देखेंगे और एक एक आर्टिकल को जो आपके परीक्षा से जुड़े हुए हैं या वैसे भी जिनको हमें अपने जो है एक व्यवहारिक जीवन में समझना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कौन सी शक्ति देता है और किस आर्टिकल की क्या कमजोरी है, वो सब समझना हमारा जो है नैतिक दायित्व भी है और विद्यार्थी जीवन में तो ये हमारा धर्म बन जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग पहले 8 अनुसूचियों पे बात करते हैं कि जो 8 अनुसूची मूल संविधान में हमको इंट्रोड्यूस कराई गई थी वो कौन कौन सी थी। भारत के संविधान की अनुसूचियां, ठीक ना, भारत के संविधान की अनुसूचियां। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी। कितनी थी भैया? 8 थी। तो हम लोग पहली अनुसूची देखते हैं। ठीक है, चलिए
हम लोग पहली अनुसूची देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या बात थी। तो पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, ठीक ना। अब इसमें क्या था भाई, भारत नया नया संविधान अंगीकृत किया है, तो संविधान जिस पे लागू होता है वो देश और उस देश में रहने वाली जनसंख्या होती है। तो वो जो देश बना है, तो हमने कहा है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। तो जब कोई संघ बनेगा तो वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलके बनेगा। तो इसमें उसी का जिक्र किया गया है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि भारत के राज्यों संघ शासित क्षेत्रों, ठीक, यही दो चीजें मिलके देश का निर्माण करती हैं। फिर क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं, नाम, सीमाएं तथा अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र का विवरण, अधिकार क्षेत्र का विवरण है इसमें, ठीक है ना। अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया गया है, ठीक। सिंपली आप इसको सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि भारत के राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमाएं तथा अधिकार क्षेत्र के विवरण का विवरण दिया गया है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ये है पहली अनुसूची। अच्छा, कभी कभी आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली अनुसूची का संबंध किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य है। तो आप लोग इसमें ऐसे लिख लीजिए कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के मध्य जो संबंध है वो पहली अनुसूची से है, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, या 2 में क्या है, 3 में क्या है। हम एक एक आर्टिकल पढ़ते हुए चलेंगे, तो वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। अभी आप लोग इसको इतना ध्यान रखिए। फिर क्या है दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची, ठीक ना। तो अभी हमने जिक्र भी किया था कि दूसरी अनुसूची में क्या है कि संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों, ठीक है ना। जो अधिकारी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं या संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन, आप लोग समझिए, पहले ये लोग शपथ नहीं लेंगे, पहले वेतन लेंगे। तीसरी में शपथ है, ठीक है ना, के वेतन का विवरण दिया गया है, ठीक है, के वेतन का विवरण दिया गया है। अब वेतन का विवरण दिया गया है, इसका क्या मतलब है? जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, या राज्यसभा के सभापति हो गए, या लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, इन सारे जो जैसे महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए, इन सभी के जो है वेतन का विवरण जो है दिया गया है। परंतु यहीं पे आप लोग नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट डाल लीजिएगा, नोट में लिखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना,
उपराष्ट्रपति के वेतन का विवरण नहीं है या उल्लेख नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो वेतन है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति, ठीक ना। राज्यसभा के सभापति का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा छोड़िए, मैं बता ही देता हूँ। आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 89, यहाँ आर्टिकल भी लिख देना है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। आर्टिकल 89। तो जो उपराष्ट्रपति, आप लोग ये जानते हैं ना कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। हाँ, इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग में मान के चलता हूँ कि आप लोग इतना समझ जो है पॉलिटी में रखते होंगे। अच्छा, नहीं भी रखते हैं तो आप लोग इसको देख भी लीजिए कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, ठीक है ना। तो इसको वेतन जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक, विजुअल है आप लोगों को? ठीक है, तो हमने पहली अनुसूची देख लिया, हमने दूसरी अनुसूची देख लिया। और दूसरी अनुसूची में जो विशेष बिंदु है वो यही है कि संवैधानिक पदों पर जो आसीन अधिकारियों के वेतन का विवरण है वो जो है दूसरी अनुसूची में दिया गया है। परंतु यहीं पर नोट डाल के हमने ये भी आपको लिखाया कि उपराष्ट्रपति के वेतन का विवरण नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद भी जो है वो क्या है, वो एक संवैधानिक पद है, परंतु उसका वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 89 में है। तो इसीलिए इसके वेतन का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी अनुसूची, तो तीसरी में क्या है भैया? तीसरी अनुसूची, ठीक ना। अब बताइए तीसरी अनुसूची में क्या है? हमने आपको बताया कि जो नेता सब होते हैं वो क्या कहते हैं, पहले तो उनको एक जनसंख्या जो क्षेत्र है, जैसे राज्य है, संघ शासित क्षेत्र है, वो मिल जाए कि हाँ वो वहां से चुने गए हैं। दूसरा, वो पहले ही क्या ले लेंगे? वेतन ले लेंगे, ठीक है ना। पहले तो राज्य और सीमाएं होनी चाहिए, फिर उनको उसमें तुरंत वेतन चाहिए। पहले शपथ नहीं चाहिए कि जीत के आए, पहले शपथ लें फिर वेतन का बाद, जो वेतन की बात है उसको बाद में करें, नहीं, उनको पहले वेतन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद इनको शपथ चाहिए कि हाँ भाई अब वेतन मिलने लगा, आप शपथ भी दिला दो। बिना वेतन के मैं शपथ भी नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। मतलब ट्रेनिंग बाद में करेंगे, पहले सैलरी, ये नेता अपने लिए प्रावधान करते हैं। और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? बच्चों के लिए पहले ट्रेनिंग, उसके बाद भी सैलरी। पता नहीं ट्रेनिंग जाते जाते ट्रेनिंग के बाद भी बहुत लोग वापस आ जाते हैं। फिर तीसरी अनुसूची में क्या है? वही संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की शपथ। तो क्या संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी के शपथ का विवरण है। शपथ या एक शब्द, जैसे हम लोग जैसे कोई ईश्वर को मानता है तो वो शपथ लेता है, और अगर जो ईश्वर को नहीं मानता है वो और प्रतिज्ञान, ठीक है ना। तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो प्रतिज्ञान करते हैं। तो संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का विवरण
मिलता है, ठीक है ना, मिलता है। अब इसमें भी एक नोट डालना है आपको। इसमें जो है सारे संवैधानिक पदों पर, जैसे राज्यसभा और राज्य विधानमंडल या लोकसभा या जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हैं या राज्य के जो मंत्री हैं या जो केंद्र के मंत्री हैं, इन सारे लोगों का तो है इसमें। परंतु राष्ट्रपति के लिए आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है 3 लोगों का जो है शपथ का उल्लेख, उसके लिए एक अलग से आर्टिकल ही दे दिया गया है संविधान में। तो उन तीनों के जो है शपथ का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, कौन कौन से? राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति का जो शपथ है वो किसमें है? आर्टिकल 60 में है। फिर कौन 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 है भैया? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब ये किस आर्टिकल में लेंगे? 69 में लेंगे। किस आर्टिकल में लेंगे भैया? ये आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेंगे। तथा राज्यपाल, तथा राज्यपाल, ठीक ना। ये राज्यपाल किस आर्टिकल में शपथ लेता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ, 159, आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान, के शपथ का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? ये क्या है, मैं अपवाद आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं, और इसको आप एकदम क्लियर कट समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर अनुसूचियों से बना अगर इसमें से पूछा भी जाता है तो आपसे किसका इसमें है उसका तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। अगर इनका नहीं है तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के संविधान की अनुसूचियों में जो तीसरी अनुसूची है, या भारत के संविधान के तीसरी अनुसूची में किस संवैधानिक पद पे बैठे अधिकारी के जो है शपथ का उल्लेख नहीं है, तो आपको उसमें जो है उपराष्ट्रपति दे देगा, फिर आगे और तमाम दे देगा, तो आपको उपराष्ट्रपति टिक करना पड़े। इसमें यही 3 अगर जो रहेंगे वो सही आंसर होगा कि ये 3 अगर हैं तो इनके जो है शपथ का प्रावधान या प्रतिज्ञान का प्रावधान वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। बस साफ सी बात, इतना आप समझ रखिएगा, ठीक है। और उसमें वेतन में उपराष्ट्रपति का वेतन जो है दूसरी शेड्यूल में नहीं है। तो आप लोग इसको समझ में एकदम समझ बना के रखिएगा अपनी, क्योंकि जो है आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं। छोटे बच्चे अगर होते आप तो आप जो है कहीं पे क्या कर रहे होते? अगर छोटे बच्चे होते तो क्या कर रहे होते? चलिए, अब क्या है? चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है भैया? चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची में क्या है? सबको हम एकदम वैसे डीप में नहीं पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि अब चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उसमें सीटों की, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। ऐसे ऐसे हर एक राज्य की है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है ना। और राज्यसभा में सीटों का जो प्रतिनिधित्व है, किस स्टेट का कितना है, वो सब मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, और वादा करता हूं कि एक लाइन की ट्रिक में आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है ना। अब आते हैं 5वीं अनुसूची में। किसमें आते हैं? 5वीं अनुसूची में, ठीक है। 5वीं अनुसूची। अब 5वीं अनुसूची क्या है?
अब अगर हम आपको थोड़ा सा उस पृष्ठभूमि में ले चलें कि जब इन शेड्यूल को संविधान में स्थान मिल रहा था, तो वो भारत की किन परिस्थितियों के कारण ये अनुसूचियों का गठन या इनका जो है स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा था, हमारे संविधान सभा के जो निर्माता थे उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, तो वो हम लोग थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। समझने का आशय मेरा ये है कि जिस समय संविधान सभा में भारत के संविधान की जो अनुसूचियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जा रहा था कि हाँ इतनी अनुसूचियाँ लगभग बना दी जाएं। अच्छा, अनुसूचियाँ क्या होती हैं? क्या आप लोगों को पता है कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं? अनुसूचियाँ जो है भारत के संविधान, जैसे अब आर्टिकल 1 और 4 मूल प्रति में भारत के संविधान में अगर आर्टिकल 1 और 4 का पूरा उल्लेख करना होता तो वो बहुत बड़ा हो जाता। मतलब अनुसूचियों के माध्यम से भारत के संविधान में लिखे गए विभिन्न आर्टिकलों के जो विशिष्ट शब्द हैं उनका जो है एक बृहद वर्णन या उनकी एक अच्छी समझ या उनमें रखे गए विषयों को एकदम स्पष्ट करने के लिए अनुसूचियों का विकास किया गया है। ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे पहली अनुसूची है तो उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक का जो भी प्रावधान है वो पहली अनुसूची में रख दिया गया है। वैसे संविधान की मूल प्रति में जो है संविधान में आर्टिकल 1 से 4 तक की व्याख्या भी की गई है, परंतु वो उतना सफिशिएंट नहीं था उसको एकदम स्पष्ट कर पाने में। तो इसीलिए जो है अनुसूची 1 भी बना दी गई कि वो इस आर्टिकल से जुड़े जो और प्रावधान है आर्टिकल 1 से 4 तक वो जो है अनुसूची के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। तो अनुसूची जो है एक बड़ा खाका दे देती है जिससे जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर के 4 को समझने में आसानी मिलती है, क्योंकि जो राज्य थे या उनकी जो सीमाएं थीं, भारत नया जो है ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से अभी आज़ाद हुआ था, तो उसके सामने एकदम बहुत सारी चुनौतियां एक बैग आ गई थी, ठीक है ना। एकाएक बहुत बड़ी चुनौतियां आ गई। जैसे अब जो है 47 में होता है, 50 में संविधान लगता है, उसके बाद फिर क्या होता है आप देखते हैं कि 53 से ही इधर आंध्र मतलब भाषा के आधार पे जो है राज्य अपने अपने भाषा के आधार पे भाषाई आधार पे जो है राज्य अपने गठन का मांग करने लग गए थे, और 1960 में जो है वो आंध्र प्रदेश को बनाया भी जाता है। तो उसमें जो है क्या है कि जब कोई राज्य बनेगा नया भाषा के आधार पे बनेगा या किसी दो अब भाषा ऐसी है कि भाषा सीमा के ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे कंट्रोल कर दें कि भैया अब जैसे ये है आंध्र प्रदेश, तो अब आप लोग देखिए ज़रा ऐसे, अब मान लिया कि ये जो है दक्षिण भारत का नक्शा ही है, मैं बना दे रहा हूँ दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का ये सीन है सपोज दैट, ठीक है ना। अब इधर क्या है, अब इधर जो है ये जो है पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात आप लोग समझिए पहले। अब मान लिया कि ये भारत का ये है, अब यहाँ पे है केरल, ठीक ना, अब यहाँ पे है तमिलनाडु, अब ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश है। वैसे हम एक मोटा मोटा खाका आपको बता रहे हैं कि ये है आंध्र प्रदेश। अब ये तो है नहीं कि जो तेलुगु भाषा है वो जो है सिर्फ इतनी ही क्षेत्र में एक बाउंड्री बना दी गई है या एक बॉक्स कि भैया जितने तेलुगु वाले हैं सब यही हैं, क्योंकि भाषा का विकास या भाषा का फैलाव वो तेलुगु का थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। या तेलुगु भाषा बोलने वाले हो सकता है कि इधर भी कुछ कर्नाटक साइड में भी हो, है ना। तो ऐसे अचानक से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना और उसमें ये निश्चित कर पाना कि हाँ तेलुगु भाषा वाले सभी इसी डिब्बे में बंद हो जाएंगे, तो ये तो संभव था नहीं। तो इसीलिए जो है भारत में बहुत सारी चीज़ों को तुरंत एकदम से नई चुनौतियों को फेस किया, ठीक है। तो इसीलिए उसने और भी जो है संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए अनुसूचियों का विकास किया। तो आशा है कि आप अगर अनुसूची पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता हो गया होगा, अच्छा आपको ये बिल्कुल पता हो गया होगा कि भारत में अनुसूचियों का विकास क्यों किया गया। क्लास लंबी हो रही है क्या? चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। तो 5वीं अनुसूची, अब 5वीं अनुसूची में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों भारत के
भारत के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित एवं जनजाति लिख लीजिए आप लोग, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों, ठीक है, क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण से संबंधित था, ठीक है, संबंधित था। अब इसको क्यों डेवलप किया गया? अब आप लोग जानते हैं कि जब भारत नया नया बना था तो उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे भारत के बाहर, भारत के क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास ही आप मिनी काय देखते हैं, और ये सारे जो द्वीप समूह थे, लक्षद्वीप हो गया, तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां निवास करती थी। या भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जैसे SC ST हैं, या जिनको दास प्रथा से जो है अभी अभी मुक्ति मिली थी, या जो मजदूर किस्म का तबका था, या जिनको जो है SC और ST घोषित किया गया, उनसे जो है कोई बेगारी न कराने पाए, कोई अस्पृश्यता जो है न करने पाए। और क्योंकि संविधान में एक लंबी चर्चा की गई है कि किसमें जो है 17 में क्या है, 18 में क्या है, 16 में क्या है, 15 में क्या है, उसको हम लोग एक जब संविधान के आर्टिकल पढ़ने लगेंगे तो उसको एक एक करके पूरा समझेंगे। परंतु अभी मैं इसका एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ये अनुसूची क्यों बनाई गई होगी। तो इसीलिए बनाई गई कि भारत के जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, तो अब जैसे भैया पता लगा, अब उनको इतना नॉलेज भी नहीं था, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे उनको क्या पता कि भारत में उपनिवेशवाद है कि अंग्रेज है कि कौन है। वो तो ये देख रहे हैं कि अब कोई जनजाति है उसको क्या पता, वो तो ठीक से अपनी भाषा में भी मैच नहीं कर पा रही है। अब यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग गए, एक हादसा आपको बता ही देते हैं कि उधर से जो है जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ये हुआ कि भाई यहाँ पे सेलुलर जेल थी, आप लोग जानते हैं काला पानी की सज़ा जो है भारत के नेताओं को दी जाती थी, तो उसी जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ भारतीयों का ये मानना था कि भाई हमारे पूर्वज या हमारे क्रांतिकारी जो कुछ हमारे शहीद हैं, वो वहाँ पे जो है उनको जो है सज़ा दी गई थी या उन्होंने अपना वहाँ समय व्यतीत किया है, तो वो हमारा क्षेत्र होना चाहिए। अब उधर से जो है ये पाकिस्तान वाले भी जा रहे थे कि भैया हमको उस पे हमारा दावा है। तो अब ये लोग इधर से जा रहे हैं तो कहें, अब वहाँ पहुँचे और वहाँ अपना झंडा गाड़ दिए, तिरंगा, कि अब ये भारत का क्षेत्र है। अब वहाँ की जनजाति कह रही है कि भैया ये क्या हो रहा है। कहें अब आप लोग भारत में हैं, आप तिरंगा देख रहे हैं, तो कहें ये क्या है, भारत क्या है और तिरंगा क्या है। उनको ये भी नहीं पता था। तो ये सारी जो विविधता थी इनको समझने और अच्छे से इनका निवारण करने के लिए अनुसूचियों का विकास किया गया। और इसमें 5वीं सूची में जो है भारत के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कर दिया गया। अब बात यहाँ भी नहीं बन पाई, जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र थे, अभी हमने आपको एक मैप के माध्यम से दिखाया भी था, तो अभी फिर से दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 5वीं अनुसूची आपके समझ में आ गई है। तो हम अब जो है 6वीं करते हैं। क्या करते हैं? 6वीं अनुसूची का देखते हैं। तो 6वीं अनुसूची में क्या था, अभी हमने आपको बता दिया कि 5वीं अनुसूची में ये था। अब 6वीं में क्या था भैया? 6वीं अनुसूची, ठीक है ना, 6वीं अनुसूची। चलिए, अब इसमें क्या किया गया, एक शॉर्टकट भी होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। ATM क्या होता है? ATM, ये बस यही M2 कर दीजिएगा। तो इसमें क्या है? असम, ए से असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय,
के जनजाति क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है ना, प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है इसमें, का प्रावधान। आप लोग बोर तो नहीं है? क्या है कि इसमें जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अभी हमने आपको एक मैप दिखाया था, मैप में हमने ये दिखाया था कि मान लीजिए कि ये दक्षिण भारत का मतलब प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर जो भारत है उसका मान लीजिए कि ये मैप है, ठीक है, एक मोटा मोटा ऐसे मान लीजिए ये जो है ये मैप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है मेघालय, ठीक, और ये क्या है, त्रिपुरा है, ये क्या है, मिजोरम है, ठीक। तो हमने कहा तो इधर का ये जो क्षेत्र है पहले, अब ये मान लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहीं से मतलब असम का क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसा क्षेत्र है, आप लोग ये समझिएगा, असम का जो क्षेत्र है वो लगभग ऐसे कुछ है, यहाँ सुरमा घाटी के आसपास, तो ये जो क्षेत्र है ये, अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अब मणिपुर, अब एक यम से जो है आपसे जो ऑप्शन में देता है कि छठवीं अनुसूची में किन राज्यों का प्रावधान है, तो उसमें दे देगा कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। तो इस मिजोरम और मेघालय को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मेघालय अब यहाँ पे क्या था, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश को जो है पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश में बांट दिया गया। तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो हमने देखा था कि जो बंगाल था, अब यहाँ समझिए पहले आप, ये जो है मान लीजिए बंगाल का क्षेत्र है, तो इसमें जो है ये पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, पूरब हो गया। तो पश्चिम बंगाल तो भारत में आ गया, मिल गया, मतलब भारत के नक्शे में ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया। मगर जो पूर्वी बंगाल था वो कह रहा था कि पाकिस्तान कह रहा था कि हम मतलब यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। तो शुरू में इसी पे मान्य भी हो गया। बाद में जो है जो पूर्वी बंगाल था उसने जो है अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व की मांग किया और जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे भी आगे संविधान के क्रम में कि कब हुआ, कैसे हुआ और किन किन परिस्थितियों में हुआ। तो उसका एक बहुत मतलब एक भीषण गदर मची हुई थी उस समय, हम उसको आगे समझेंगे। तो इन क्षेत्रों के प्रशासन या इन क्षेत्रों के जो जनजातीय क्षेत्र थे इनके प्रशासन के लिए संविधान में छठवीं अनुसूची का जो है निर्माण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसी से सटा हुआ ये क्षेत्र था और इस पे भी पाकिस्तान जो है यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और उनसे अपनी एक सामान्य राय उनसे बनवाना चाहता था कि वो लोग सहमत हो जाए कि वो भी पाकिस्तान के मतलब टेरिटरी में जाना चाहते हैं। तो इन सब का जो है पूरे तरीके से पूर्वोत्तर भारत पे हमारा कब्जा हो जाए, तो इधर से ये हो जाएगा, इधर से हम पाकिस्तान हो जाएंगे, तो बीच में जो है ये रहेंगे। तो बीच में हम इनसे, अभी जब इधर ही है तो इतना आतंकवाद फैला देता है, तो अगर दोनों तरफ होता तो फिर तो एकदम से नरक हो जाता, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसलिए इसका जो है विकास किया गया। छठवीं अनुसूची में ये कर दिया गया था, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और ये है, ठीक है ना। अब 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। कौन सी अनुसूची देख लें अब? 7वीं। तो 7वीं अनुसूची में क्या था, आप लोगों को हमने बताया कि इसमें जो है शक्तियों का पृथक्करण था। शक्तियों के पृथक्करण से ऐसे मतलब इसमें 3 विषय थे। इसमें संघ मतलब केंद्र और राज्य के बीच, यहाँ लिख ही लेते हैं, केंद्र और राज्य के बीच, राज्यों लिखिएगा क्योंकि राज्य कई होते हैं, केंद्र एक ही होता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है। ये किसमें था? 7वीं में था, ठीक। अब 7वीं में जब ये था तो इसमें 3 विषय बांटे गए। पहला विषय था
केंद्र का विषय, दूसरा राज्य का मतलब केंद्र सूची या संघ सूची, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने आपको ये बताया भी था कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कमेंट करके बताइएगा। जब हम भारत के संवैधानिक स्रोत पढ़ रहे थे तो उसमें जो है हमने समवर्ती सूची का भी जिक्र किया था, और जो है संघ सूची मतलब जो मजबूत संघ है उसकी अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई है वो भी आप लोग बताइएगा। या सिर्फ संघ, मजबूत संघ नहीं, सिर्फ संघ की अवधारणा भारत के संवैधानिक स्रोत में कहाँ से ली गई है, कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग। तो संघ सूची में उस समय क्या था और राज्य सूची में क्या था, समवर्ती सूची में क्या था। तो उस समय इसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे, इसमें 47 विषय थे, ठीक ना। अब वर्तमान में कितने विषय हैं ये आप लोग हमको बताइएगा। वर्तमान में विषय ये आपको कमेंट करके एकदम बताना है। इसके जब आप इसको कमेंट करने के लिए खोजेंगे तब आपको याद भी हो जाएगा, और जो है मैं ये देख भी पाऊंगा कि लोग क्लास में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची हो गया। अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो भारत के संविधान में जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने थे, 8 थे और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 4 और जुड़ी। तो मैंने ये भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर संविधान में कुछ चीज नई जुड़ती है या जो है कुछ कम की जाती है या कुछ कम होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो आप संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना। 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, तो कुछ न कुछ संविधान संशोधन किए गए होंगे। तो ये 7 तो हैं, ठीक है ना। ये 7 अनुसूची हो गई। 8वीं में जो है भाषाओं से जुड़ी जो है व्यवस्था की गई है। आप ऐसे एक चीज यही लिख लीजिए कि जो है 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची, ठीक ना, 8वीं अनुसूची, इसमें क्या था, भाषाएं थी। क्या थी, भाषाएं थी, ठीक है ना। और मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। अब आज वर्तमान में कितना है, 14 भाषा थी मूल संविधान में, वर्तमान में कितनी है भैया, तो वर्तमान में है 22। तो अर्थात क्या है भैया, 8 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं। क्या है, जुड़ी हैं। 8 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं प्लस 4 अनुसूची, ठीक है ना, 4 अनुसूची बाद में जुड़ी है, बाद में जुड़ी है, ठीक। तो अब इसकी क्लास हम रखेंगे कल, क्योंकि क्लास जो उसकी मतलब समय है, क्लास का जो क्लास लंबी हो जा रही है, तो इसके लिए हम इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। हमने एक भाग में ये पढ़ लिया है कि पहली से लेकर के 8वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो 8वीं में 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, आज के समय में 22 भाषाएं हैं। तो वो 22 भाषाएं मतलब जब हुई होंगी तो 14 से 22 होने के लिए 8 भाषाएं बाद में जुड़ी होंगी, और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, बाद में 4 अनुसूचियां भी जुड़ी होंगी, तो बाद में 4 अनुसूचियां भी जुड़ी हैं। तो इनके दोनों के लिए 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए और 4 अनुसूचियों को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई होगी। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो है वो 8 भाषाओं के लिए कौन कौन से संशोधन हुए और 4 अनुसूचियों के लिए कौन कौन से संशोधन हुए। तो आपको 3 तो 5 संशोधन भी यहीं पे आपको स्पष्ट हो जाएंगे, जो संविधान में प्रायः पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में, कि जो है
कौन सा संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है। आशा है इतनी सारी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जो है, अभी मेरा बिल्कुल नया चैनल है, मुझे ये मतलब संदेश भी मिल जाएगा कि लोगों तक जो मेरी बात है वो पहुंच पा रही है। अभी थोड़ा सा बिल्कुल नया हूं मित्रों, तो अब जैसे एक होता है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको विषय पे आपकी पकड़ कितनी अच्छी है वो मायने नहीं रखता है, वो रखता है इससे कि जो है आप क्या डिलीवर कर पा रहे हैं, है ना। तो डिलीवर होने में मैं मानता हूँ कि अभी जो है वो निपुणता मेरे अंदर नहीं है, परंतु मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि मैं जो आप लोगों को एक अच्छे तरीके से ये डिलीवर कर पाऊँ। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।